मेरी शादी जिस घर में हुई थी वहाँ पर मेरे शौहर के अलावा और कोई शराकतदार जायदाद में नहीं था। मेरा एक 10 साला देवर था जिसके बारे में मुझे इतना ही पता था कि वो बहुत मासूम सा बच्चा है। अम्मा ने भी यही बताया था कि उस मासूम बच्चे से तुम्हें क्या खौफ, पर मैं क्या जानती थी कि ये मासूम बच्चा एक दिन मेरी ज़िंदगी को तारीकी से भर देगा, बल्कि हम सब की ज़िंदगियों को तहस नहस कर देगा। खैर से मैं शादी होकर ससुराल में आ गई। शादी की रात एक अजीब बात हुई। मेरा शौहर मेरे सामने बैठे अपने छोटे भाई के बारे में कुछ ऐसा कहने लगा जिसके बारे में सुनकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। सोच नहीं सकती थी कि कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई के बारे में ऐसा भी कहता होगा। अपनी माँ की बातें करने के बाद मेरे शौहर ने मुझसे कहा, देखो नादिया, देवर और भाभी का रिश्ता आग पानी का होता है। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ और इस पर यकीन भी रखता हूँ। ये तो इस्लाम में है, देवर को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। और फिर मेरा भाई, ये कहकर मेरा शौहर खामोश हो गया। मेरे भाई के बारे में तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम उसकी माँ नहीं हो जो उसका ख्याल रखोगी। वैसे तो वो 10 साल का है, लेकिन किसी के बारे में भी कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। आजकल के बच्चे बड़े तेज़ हैं, तुम उससे दूर रहना। और हाँ, उसके कपड़े वगैरह धोने की भी कोई ज़रूरत नहीं। खाना भी वो खुद ही खाता है। अम्मा उसका ख्याल रखती हैं, वही रखेंगी। तुम उसके इर्द गिर्द भी मत भटकना। मुझे अपने शौहर की पहली बात तो समझ आ गई थी, पर भटकने वाली बात वो ऐसे कर रहे थे जैसे वो मुझे कोई नुकसान पहुंचा देगा। वैसे मेरा देवर था कैसा ये मैं नहीं जानती थी, क्योंकि शादी की तकरीब में वो मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आया था। तभी मैंने अपने शौहर से पूछ लिया, आप उसके बारे में इतनी बातें तो कर रहे हैं, पर मैंने आपके छोटे भाई को देखा ही नहीं। हाँ, तो तुम्हें क्या जल्दी है, देख लेना उसे भी। हम ये बातें कर ही रहे थे कि उसे भी हम ये बातें कर ही रहे थे कि मुझे एहसास हुआ जैसे कमरे की खिड़की में कोई आंख है जो हमें देख रही है। तभी मैं चौंक गई। मेरे शौहर को भी ये एहसास हो चुका था। वो गुस्से से उठे और दरवाजे से बाहर चले गए। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। खुदा जाने पहले ही दिन इस घर में कौन मेरा दुश्मन जाग गया है जो हमारी खबर रखना चाहता है। मियाँ बीवी के कमरे में झांकना बहुत ही इखलाक से गिरी हुई बात है। तो फिर वैसे भी गर्मियों के दिन थे, खिड़कियों पर भारी पर्दे नहीं थे। मुझे वो आंख नजर आई तो मैं अंदर तक काम कर रह गई थी। सोच नहीं सकती थी कि इस घर में इतनी गिरी हुई बातें भी होती हैं। मेरे शौहर के बाहर जाने के बाद मैं उनकी बातों पर सोचने लगी। वो अगरचे अपने भाई से नफरत करते थे, पर मैंने सोच लिया था कि मैं उनकी इस आजमाइश पर पूरा उतरूंगी। मैं जानती थी कि यकीनन वो मेरा ज़र्फ आजमा रहे हैं, क्योंकि कोई भी शौहर ये नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी उसके घर वालों के साथ सलूक करे। हो सकता है मुझे खुली आज़ादी देकर वो मेरी नीयत देखना चाहते हों। मैंने दिल में ठान लिया कि अपने देवर के साथ मैं माँ की तरह रहूंगी। वैसे भी वो मुझसे उम्र में इतना छोटा था, मेरे लिए इतना तो फ़र्ज़ बनता था कि मैं उसका ख्याल रखती। मेरा शौहर वापस आया तो उसके चेहरे पर रंग उड़ा हुआ था। कहने लगा, नादिया, तुम सो जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, थका हुआ हूँ। लगता है कि मैं अभी मज़ीद जाग नहीं पाऊँगा। अपने शौहर की परेशानी देखकर मेरा दिल डूब गया था। फिर वो कपड़े तब्दील करने के लिए गुस्ल खाने में चले गए, लेकिन वापस आकर सोने की बजाय कमरे से बाहर निकल गए। मैं अपने कमरे में ही बैठी रह गई। मैंने भी कपड़े तब्दील किए, आकर सोने के लिए लेट गई, लेकिन मेरे कानों में किसी के लड़ने झगड़ने की आवाज़ पड़ने लगी। कोई हमारे ही घर में लड़ रहा था। मैं एक दिन की दुल्हन थी, उठकर कमरे से बाहर भी नहीं जा सकती थी कि ये सारी वजह मालूम कर सकूं कि घर में लड़ाई क्यों हो रही है। लेकिन पक्की बात है कि लड़ाई इसी बात पर हो रही थी, वो जो हमारे कमरे के पीछे छुपा हमें देखने की कोशिश कर रहा था। मैं दिन भर की थकी हुई थी। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के तकरीबन 6 बज रहे थे। मेरा शौहर पहले से ही जाग रहा था। बोला कि चलो, नाश्ते पर सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो गर्मियों के दिन थे। 7 बजे नाश्ता मेज़ पर लग जाना था। मैंने तैयार भी होना था। नहा धोकर मैं तैयार होकर बाहर आई। मेरा रंग रूप तो निखरा हुआ था, लेकिन मुझे देखकर भी मेरे शौहर के चेहरे पर कोई बहार नहीं आई। क्या हुआ, आपको मैं अच्छी नहीं लगी? मैंने उदास सी मुस्कुराहट के साथ कहा तो वो खिलकर मुझे देखने लगे। अरे, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमसे अच्छा मुझे कौन लगता है, लेकिन बस वो रात वाले वाक़ये की वजह से मेरा मूड ख़राब है। तुम फिक्र नहीं करो, तुमसे तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे शौहर ने भी तैयारी की। हम दोनों बाहर आए।
नाश्ते की मेज़ पर मेरी सास के अलावा एक छोटा ख्याल यही आया कि ये मेरा देवर है। मेरी सास ने मुझे सलाम किया और कहने लगी, अपने देवर को भी सलाम कर लो, छोटा बच्चा है ना, ज़रा इसको भी सहारा मिल जाएगा, ढारस हो जाएगी बेचारे की। मेरी सास ने ये कहा तो शौहर के चेहरे का रंग बदला। वो मेरी सास को गुस्से से घूरने लगे। अम्मी, आपको अभी भी ये मासूम लग रहा है। मैं अगर आपकी जगह होता तो 1 मिनट भी न लगाता इसे घर से बाहर फेंक देता। खुदा का खौफ करो आलमगीर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? छोटा भाई है तुम्हारा, वो भी सिर्फ 10 साल का। मेरी सास की बात सुनकर शौहर की तो जैसे मुट्ठियां खिंच गई थीं। वो मेरे साथ बैठे। मैंने देखा मेरा देवर, जिसका नाम जहांगीर था, वो नज़रें झुकाए बैठा हुआ था। मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वो नज़रें चुरा रहा था। मैंने उसे सलाम करने की कोशिश की, पर उसने सलाम का जवाब भी नहीं दिया। मुंह नीचे करके अपने कमरे में चला गया। मैं उसे देखती ही रह गई। अम्मा जी, इसे क्या हुआ? ये क्यों यहाँ से चला गया? कैसे मेरी कोई बात बुरी लगी? मेरी बात सुनकर शौहर ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम भी उसका पीछा छोड़ नहीं सकती? एक अम्मी ही बहुत है उसका ख्याल रखने के लिए। अब क्या हर कोई उसी का ख्याल रखेगा? मेरा क्या होगा? मैं अपने शौहर के रवैये को देखकर अब यकीन करने लगी थी कि उनको अपना छोटा भाई वाकई में नहीं पसंद, तो फिर मुझे भी उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन मेरी सास का रवैया अपने बेटे की तरफ बहुत अच्छा था। शौहर के नाश्ते की टेबल से उठने के बाद मेरी सास मुझे मिन्नत करने लगीं। बोलीं कि बेटा, अपने देवर से कभी नफरत ना करना, वो बहुत अच्छा लड़का है। उसने ज़िंदगी में कभी कोई जुर्म नहीं किया। बस ये आलमगीर बिला वजह अपने छोटे भाई से नफरत करता है। मुझे तो समझ नहीं आती कि जहांगीर ने उसका बिगाड़ा क्या है। अभी मेरी सास ये बातें कर ही रही थी कि मेरा शौहर वहाँ आ गया। अम्मा, आप इसे जहांगीर के किस्से पढ़ाना छोड़ दें। ये मेरी बीवी है, मेरी खिदमत करेगी। जहांगीर की माँ आप हैं। अगर आपको लगता है आप उसकी खिदमत नहीं, तो उसके लिए भी कोई बीवी ले आएं। मेरी सास ये सुनकर खामोश हो गईं। अच्छा, मुझे ज़रा बाहर किसी काम से जाना है। बात सुनो नादिया, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो चलो, वरना जिस घर में जहांगीर हो वहाँ मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरे शौहर की बात सुनकर सास ने मुंह पर हाथ रख लिया। तौबा तौबा बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपनी बीवी को ये बता रहे हो कि तुम्हारा छोटा भाई किरदार का अच्छा नहीं है? सासी और शौहर की बातें सुनकर मैं शशोपन में मुब्तला हो गई थी। आप फिक्र नहीं करें आलमगीर, मैं अम्मा जी के साथ रह लूँगी, अकेली नहीं रहूँगी। मैंने ऐसी बात की कि दोनों को कोई एतराज़ न हो। मेरी सास भी मेरी समझदारी पर खुश हुई। कहने लगी, मेरे बेटे से ज़्यादा समझदार तो मेरी बहू है। मेरा शौहर मुझे आंखें दिखाता चला गया। साथ ही मुझे सख्ती से मना भी कर दिया कि मैं अपने देवर के पास बिल्कुल ना बैठूं, ना ही उसके कमरे में जाऊं। हम लोग दोपहर का खाना खा चुके थे। मेरी सास को नींद आ गई तो वो अपने कमरे में चली गई। मैंने देख चुके थे मेरी सास को नींद आ गई तो वो अपने कमरे में चली गई। मैंने देखा मेरे देवर ने खाना भी नहीं खाया था। वो फौरन से अपने कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि बेचारा मासूम सा है, उम्र भी कम है और मैंने तो अभी तक सही से उसका चेहरा भी नहीं देखा था। सब लोग न जाने क्यों उसके पीछे पड़े थे। कोई भी उसे मोहब्बत की नज़र से नहीं देखता था। जब भी मैंने ठान ली कि मैं अपने देवर के साथ हमेशा अच्छा रवैया अपनाऊंगी, मैं उसके कमरे में गई तो देखा कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं भी जहांगीर के कमरे के बाहर ही खड़ी थी कि मेरी सास वहाँ आ गई। वो मुझे अजीब नज़र से देख रही थी। क्या हुआ बहू, लगता है तुम्हें अपने देवर की फ़िक्र हो रही है। जी माँ जी, ऐसा ही है। आपने ही तो कहा था कि इसका ख्याल रखना है। फिर आलमगीर भी तो इस बेचारे को अच्छी नज़र से नहीं देखते। अगर हम सब इससे नफ़रत करेंगे तो ये दिल बर्दाश्त हो जाएगा। मेरी सास का रवैया अचानक बदल गया। बोली कि वो तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे तुम्हें आलमगीर ने डांट दिया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। तुम लोग यही समझोगे कि मैं तुम दोनों के दरमियान झगड़ा करवा रही हूँ। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। और बेटा, वो तो अभी कार्टून देख रहा होगा, बच्चा है ना, अभी तक उसके बचपन के शौक पूरे नहीं हुए। मैं हैरान थी कि अगर जहांगीर 10 साल का है तो फिर वो अपने स्कूल क्यों नहीं जाता। सास ससुर ने इतनी आज़ादी क्यों दे रखी है कि वो अपने कमरे में अलग बैठा अकेला तन्हाई में कार्टून देखता है। यहाँ रहते हुए मुझे ये मालूम हो चुका था कि आलमगीर और जहांगीर सगे बहन भाई नहीं हैं, बल्कि जहांगीर आलमगीर का सौतेला भाई है और मेरी सास के पहले शौहर की औलाद है। शायद इसी वजह से भी मेरा शौहर अपने सौतेले भाई से नफरत करता था, क्योंकि वो उसकी माँ के पहले शौहर की औलाद था। मर्द चाहे शौहर के रूप में हो या बेटे के रूप में, उसे दूसरा मर्द हमेशा खटकता है।
यही वजह थी कि मेरे शौहर को अपने छोटे भाई से सख्त नफ़रत थी। मैं उनकी नफ़रत की वजह का मतलब ये कि इस सब में जहांगीर का कोई कसूर नहीं, मेरा दिल गवाही दे रहा था। लेकिन उसी वक्त घर के दरवाजे पर आवाज़ पैदा हुई। मैं समझ गई कि आलमगीर घर आ गए हैं। ऐसे में मेरा उनके छोटे भाई के कमरे के बाहर खड़ा होना ठीक नहीं था। मैं फ़ौरन ही दरवाजे पर चली गई। मैं हमेशा घर में तैयार ही रहती थी। शादी से पहले मायके में भी मैं बनाव सिंगार करके रखती थी। मेरे शौहर ने जो मुझे इस तरह बना सवरा देखा तो शक की नज़र से देखने लगे। बोले कि क्या बात है, मेरे जाने के बाद तुम तैयार क्यों हुई थी? मैं अपने शौहर के इस रवैये पर हैरान हो गई। क्यों, आपको मेरा तैयार होना अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो लगा है, लेकिन तुम सिर्फ मेरे लिए तैयार हुआ करो। हाँ, तो इस घर में आपके अलावा है भी कौन? आपका छोटा भाई, वो तो बहुत ही मासूम है, और आपकी अम्मी, वो तो अपनी बहू को सजा सवरा देखकर खुश होंगी। ये सुनकर मेरे शौहर का मुंह बन गया। मेरा छोटा भाई भी मेरे लिए खतरा है। मर्द चाहे छोटी सी उम्र में हो, लेकिन वो होता तो मर्द है। इसलिए तुम मेरे भाई से बचकर रहा करो। आइंदा उसके सामने यूं लटे निकाल कर मत फिरना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा शौहर ये कहकर कमरे में चला गया। सोच नहीं सकती थी कि वो इतने शकी होंगे। मैंने भी दिल में सोच लिया था कि आइंदा अपनी सास और देवर से कोई बात नहीं करूंगी। अगर उन्हें इतना ही बुरा लगता था तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैं उन दोनों के पीछे पीछे फिरती। लेकिन सास के साथ भी तो बनाए रखनी थी। शौहर ने बताया कि वो अगले 2 दिन अपने किसी काम से शहर से बाहर जा रहे हैं। ऐसे में और बाकी आगे आने वाले वक्तों में भी मुझे अपनी सास के सहारे की ज़रूरत थी। सो मैंने अपनी सास से बात की कि मैं आइंदा आपके कमरे में आकर सो जाया करूंगी। जब तक आलमगीर यहाँ पर नहीं होता तब तक मैं आपके कमरे में ही सोऊंगी। मेरी सास इस बात पर राज़ी हो गई थी, लेकिन न जाने क्यों जहांगीर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो कुछ जानता हो। मैंने ये बात अपनी अम्मा को बता दी कि इस घर में तो अजीब सा माहौल है, इस घर में तो अजीब सा माहौल है। मेरे देवर से सभी लोग नफरत करते हैं और शौहर की भी समझ नहीं आती। अम्मा कहने लगी, मैं बहाने से तुम्हारे पास आ जाती हूँ। जब तक तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास वापस नहीं आ जाता तब तक 1-2 दिन में तुम्हारे साथ रह लूँगी। तुम फिक्र नहीं करो। मैं अपनी अम्मा के आने का सुनकर खुश हो गई कि चलो वो आएंगी तो मेरी परेशानी में कोई कमी वाक़ई होगी। वो मुझे जहांगीर के बारे में भी कोई ना कोई बात तो बता ही देंगी कि आलमगीर खामखा शक करते हैं या वाकई जहांगीर में ऐसी कोई बात है कि मुझे उससे दूर रहना चाहिए। शाम को ही मेरी अम्मा आ गईं। खाने की मेज़ पर हम सब बैठे थे, मेरी सास, मेरी अम्मा, मेरा छोटा देवर जहांगीर और मैं। अम्मा की नज़र जैसे ही जहांगीर पर पड़ी, उनके भी तो जैसे तेवर बिगड़ गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। देखते देखते अम्मा के चेहरे का रंग ही बदल गया था। ये देखकर मुझे सख्त हैरत हुई थी। अम्मा तो इससे पहले कभी नहीं रोई थीं। मैंने उनको अपने सामने कभी रोते नहीं देखा था, मगर आज उनकी आंखों में आंसू देखकर मैं बहुत हैरान हुई थी। क्या वाकई मेरा देवर इतना बुरा इंसान है कि हर कोई ही उससे नफरत करता है? मैं दिल में ये सोच रही थी, पर अपनी सास के सामने अपनी अम्मा से ये बात नहीं पूछ सकती थी। मैं खामोश हो गई। खाने के बाद अम्मा मेरे कमरे में आ गईं। कहने लगी, बेटा खुदा का खौफ करो, तुम तो अपने देवर के बारे में ऐसे किस्से सुना रही थी जैसे वो तुम्हारा शौहर हो या बहुत ही मासूम बच्चा हो। मैंने देख लिया है इसे, ये कहीं से भी कोई मासूम इंसान नहीं लगता, बहुत ही पहुंची हुई शय है। तुम इससे दूर रहा करो। तुम्हारा शौहर बिल्कुल सही कहता है। तुम्हारी सास तो अपने पहले शौहर की निशानी को सीने से लगाए बैठी है, लेकिन मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। अम्मा, वो लड़का नहीं, एक छोटा बच्चा है। आप लोग क्यों उससे इतनी ज़्यादा नफरत कर रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि वो शक्ल से बूढ़ा लगता है। कम अज़ कम आपको तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आप सारी उम्र औरतों को यही तर्स देती आई हैं कि कभी किसी की शक्ल का मजाक न उड़ाओ, और यही तर्स देती आई हैं कि कभी किसी की शक्ल का मजाक न उड़ाओ, और अब खुद इस उम्र में आकर आपको एक छोटा बच्चा बूढ़ा लड़का लग रहा है, सिर्फ इस वजह से कि उसका रंग पक्का है। ऐसी बात नहीं है मेरी बेटी। अम्मा मेरे पास बैठ गईं। तुम खुद सोचो, अगर वो इतना ही छोटा बच्चा होता तो उसका भाई उसे पहचान न लेता। वो उसे सही पहचानता है, इसी वजह से वो तुम्हें उसके आसपास नहीं भटकने देता। लेकिन तुम हो कि तुम्हारी आंखों पर बेवकूफ़ी की पट्टी चढ़ी हुई है। ऐसी बात नहीं है अम्मा, आप उसे गलत समझ रही हैं। चलो तुम खुद देख लेना। और हाँ, एक काम ज़रूर करना, रात के वक्त अपने देवर के कमरे में झांक कर देखना, तुम्हें सारी असलियत खुद पता चल जाएगी। अच्छा अम्मा, लेकिन आप ये तो बताएं, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? ये भी मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगी जब तुम अपने देवर की हकीकत खुद जान जाओगी। ये कहकर
अम्मा सोने के लिए लेट गई थीं। अजीब पहेलियां बुझवा रही हैं, मैं मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई थी। अगले दिन अम्मा तो चली, शौहर घर नहीं आया क्योंकि इन्होंने कहा था कि इन्हें ये काम ख़त्म करने में तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। इसलिए मैं घर में अकेली रह गई। अब घर में सास और देवर के अलावा और कोई भी नहीं था। अम्मा को भी घर में 100 काम होते थे, इसीलिए वो जल्दी चली गईं, तो पीछे मेरे अलावा और कोई नहीं रहा था। शौहर और अम्मा के लाख कहने के बावजूद भी मुझे अपने देवर से कभी डर महसूस नहीं हुआ था। पर मैं ये भी नहीं जानती थी कि आज की रात मुझ पर एक ऐसा इंकिशाफ होने वाला है जिसके बाद मेरे ख़यालात का ज़ाविया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। तकरीबन 12 बजे का वक्त था जब मुझे अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा बाहर जाकर हवा खौरी ही कर लेती हूँ। मैं जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली तो मुझे राहदारी में ऊंचा ऊंचा शोर सुनाई दिया। गौर करने पर पता चला तो ये शोर मेरे देवर के कमरे से आ रहा था। मैं हैरान थी कि इतनी रात को ऊंची आवाज़ में टीवी कौन। फिर मैं उसके कमरे के पास चली गई। देखा तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऊंची आवाज़ आ रही थी, बच्चों के हंसने खेलने की। मुझे लगा कि शायद वो कोई कार्टून देख रहा है। मेरी सास ने भी यही कहा था कि मेरा बच्चा पूरा दिन कमरे में बंद होकर कार्टून देखता रहता है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो वो डीवीडी देख ले। मेरा बच्चा डीवीडी में कार्टून भरवा कर लाता है और पूरी रात देखता रहता है। कोई उसके कमरे में ना जाए, वो कमरे में सिर्फ और सिर्फ कार्टून ही देखता है। अब इतनी सी आज़ादी है मेरे बच्चे के पास, मैं क्या तुम लोगों के कहने पर वो भी उससे छीन लूँ? माएँ तो हमेशा अपने बच्चों के ऐब छुपाती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी सास की बात को इस कदर संजीदगी से नहीं लिया था। मगर अभी मुझे दिल कर रहा था कि मैं भी अपने देवर के साथ बैठकर कार्टून देखूं। मैंने भी बहुत ही बचपने में ये सारी चीज़ें छोड़कर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में अपनी जवानी गुजार दी थी। यही सब करके तो मैंने जोड़ा था। अब मैं इन सब चीज़ों को भूल तो गई थी, पर अपने देवर को कार्टून देखता देखकर मेरे दिल में फिर से अपने बचपन की यादें ताज़ा करने का ख्याल आया। मैंने अपने देवर के कमरे पर दस्तक देना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वो इस वक्त कार्टून देखने में मगन था। तभी मैं दरवाजे को हल्का सा धकेलकर अंदर दाखिल हो गई। पता चला कि दरवाजे की तो कुंडी ही नहीं थी, मगर देवर ने दरवाजे के पीछे भारी कुर्सी या सोफ़ा लगा रखा था। क्योंकि कार्टून की आवाज़ बहुत ऊंची थी तो उसे कुर्सी घसीटने पर पता नहीं चला। मैं दुबली पतली थी, वैसे ही अंदर दाखिल हो गई। दरवाज़ा खुलते ही आगे का मंजर देखकर मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया था। मैंने जो कुछ देखा था वो मंजर मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले यकीन था। मैं उस वक्त अपने होशो हवास में ना रही और गश खाकर गिर पड़ी थी। मेरे देवर ने जब देखा कि मैं बेहोश हो गई हूँ तो भागकर अपनी माँ को बुला लाया। उसके बाद क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा शौहर भी मेरे सामने खड़ा था, मेरी सास भी थी। मुझे पता चला कि मुझे बेहोश हुए 3-4 घंटे गुजर चुके थे। इतने में मेरा शौहर भी आ गया था, जबकि मेरी सास भी अस्पताल में मेरे पास ही खड़ी थी। मुझे होश में आता देखकर वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। शुक्र है बेटी, तुम होश में आ गई। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि तुम उम्मीद से हो। मेरे चेहरे पर खुशी थी। शौहर को तो ये खबर पहले ही पता चल चुकी थी। उन्होंने कोई ख़ास तासुर नहीं दिया। कहने लगे, मुझे ये बात बताओ कि तुम बेहोश क्यों हुई थी और जहांगीर के कमरे में करने क्या गई थी? ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, आलमगीर मुझे माफ़ कर दें, आप बिल्कुल सही कहते थे और आपकी माँ अपने बेटे की मोहब्बत में मुझे सच बता नहीं पाई। जहांगीर की उम्र वाकई में 10 साल नहीं थी, आप ठीक कहते थे। ये ये कहकर मैं मज़ीद रोने लगी। जब मैं इसके कमरे में दाखिल हुई थी तो इसका हुलिया बहुत अजीब सा था। आंखों में लाली थी और ये बैठा नशे के इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर रहा था। ये देखते ही मुझे लगा कि ज़मीन मेरे कदमों तले से निकल गई है। मेरा देवर कोई 10 साला बच्चा नहीं था, बल्कि कद छोटा रह जाने की वजह से वो उम्र में कम लगता था। वो 18-19 साल का जवान लड़का था और अपनी गलत हरकतों की वजह से अपनी माँ को कई बार बदनाम भी कर चुका था। मेरे देवर का नाम मोहल्ले में गुल्लू मशहूर था। ये बात मुझे बाद में अम्मा ने बताई कि गुल्लू ने ही हमारे भाई को भी नशे पर लगाने की कोशिश की थी और इसी तरह एक दिन नशे की लत में मेरा भाई इस दुनिया से चला गया था। ये बात बड़ी पुरानी थी,
14-15 साल का बेटा खोने के बाद अम्मा को गुल्लू से सख्त नफरत हो गई थी। मुझे भी अपने भाई की मौत का गम भूला नहीं था। मैं उस दिन समझी थी कि मेरे देवर का असल रूप क्या था और मेरे भाई के साथ रहने वाला गुल्लू असल में मेरा देवर ही था। ये खबर सुनते ही मेरे तो जैसे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। एक के बाद एक दुख। मैं अपने देवर को क्या समझ बैठी और वो क्या निकला। सच कहते हैं, हम औरतें अपनी हिस्स पर बहुत ज़्यादा इतराती हैं, नाज करती हैं, लेकिन मर्द की हिस्स मर्द को पहचान सकती है। और अगर शौहर किसी मर्द के बारे में कोई राय कायम करे तो कभी भी औरत को एतराज़ नहीं करना चाहिए।